हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, इसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, वो हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। 2017-18 से लेके जनवरी 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा पार्ट 23 लेक्चर वीडियो है। इस सीरीज में 22 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और एक बात और है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जो आपका सिलेबस है वो 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज यूनिट थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे आपको सामने दिख रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका है। और एक बात और है, मैं बता दूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब मैंने डिटेल में अपने चैनल पे पढ़ाया हुआ है। 70 से 80 लेक्चर वीडियो में पूरा ये जो सब्जेक्ट है मैंने कवर किया है। तो ठीक है, ये तो आप डिस्कस मतलब देखिएगा ही, ठीक है, बट डिटेल में हमें थ्योरी पोर्शन भी पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस तो देखने ही है, बट हमें थ्योरी जहां पे मैंने डिटेल में एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये डिमांड एनालिसिस से है। ठीक है, तो डिमांड एनालिसिस जो मैंने डिटेल में पढ़ाया है, डिमांड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ग्राफ बनते हैं, वो सब भी आप उन वीडियो से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है कि विच, एक मिनट में पेन ले लेती हूँ। पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट टू इंक्रीज। यानी इन चार ऑप्शन, पांच यहाँ पे दिए गए, ये 5 पॉइंट दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से किस ऑप्शन के कारण डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, किन ऑप्शंस के कारण। पहला है एन इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, तो हाँ सही बात है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगी। पहले शायद इनकम कम थी तो हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, हमारी इनकम बढ़ेगी, तो अब हम वो प्रोडक्ट भी खरीद सकते हैं जो हम अभी तक नहीं खरीद सकते थे। तो हाँ सही बात है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो ये पॉइंट तो है। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, तो हाँ ये भी बात है। अगर जो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगी। देखिए, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट मतलब समझ रहे हैं ना, वो प्रोडक्ट जो दूसरे प्रोडक्ट की जगह यूज किया जा सके, रिप्लेस किया जा सके। जैसे टी एंड कॉफी, कॉफी की प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ेगा तो हाँ डिमांड ऑफ द मेन प्रोडक्ट बढ़ेगी, तो ये भी पॉइंट है। ये दोनों तो पॉइंट है, सही है। एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब समझ रहे हैं, जैसे पेट्रोल और कार, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती। ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो अगर प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट बढ़ेगा, अगर पेट्रोल की प्राइस अभी तो 100 रुपए के आसपास चल रही है पर लीटर, अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 200 300 400 लीटर हो जाएगी, तो क्या कार की डिमांड बढ़ेगी? नहीं, तब लोग क्या होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये तो नहीं है। अगला क्या है, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ जाएंगे तो क्या डिमांड बढ़ेगी? नहीं, अगर सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो हमारे पास कई ऑप्शन हो जाएंगे ना, तो फिर डिमांड बढ़ेगी नहीं। ठीक है, कंज्यूमर फिर किसी भी सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर सकता है ना। अगला क्या है, एन इंक्रीज्ड टेस्ट फॉर द कॉमोडिटी, अगर कंज्यूमर का जो टेस्ट है, कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है उस प्रोडक्ट के लिए बढ़ जाए। ठीक है, अब लोग उस प्रोडक्ट को प्रेफर करने लगे तो क्या डिमांड बढ़ जाएगी? तो हाँ ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, अब लोग उस प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी किन रीजन के कारण डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़े तब डिमांड बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़े तब डिमांड बढ़ेगी, एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो कमोडिटी की है वो अगर इंक्रीज होती है तब डिमांड बढ़ेगी। यानी ए बी ई इज द आंसर। तो देखिए इन चारों में से कहां पे ए बी ई है, ये ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड ये क्वेश्चन आया हुआ है सितंबर 2024 का आया हुआ क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक लॉजिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी डिमांड एनालिसिस से है। डिमांड से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आया है जनवरी 2025 में आया हुआ है। खैर ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड एग्स इंक्रीज, ये खैर मैंने इसका जवाब अभी पिछले क्वेश्चन में ही दे दिया है। व्हेन पर इस टाइप के इजी क्वेश्चन भी आते हैं,
टफ भी रहेंगे, मिक्स होता है क्वेश्चन पेपर में, हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड एक्स इंक्रीज, कोई प्रोडक्ट एक्स है, अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड फॉर ए सब्स्टिट्यूट गुड वाई विल बी। अगर ये जो गुड एक्स है इसकी अगर प्राइस बढ़ती है, जैसे अगर कॉफी है उसकी प्राइस बढ़ती है, तो डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड मतलब जो उसकी जगह रिप्लेस कर सकें, तो टी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो डिमांड फॉर टी विल बी, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी की बढ़ जाएगी ना, लोग क्या होंगे, चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो द डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड वाई विल इंक्रीज, वो राइज करेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, इजी क्वेश्चन था ये। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, और एक बात बता दूं, ये जो है ना, ये जो चार इफेक्ट्स हैं, इन पे क्वेश्चन एक तो सितंबर 2024 में आया है, और अभी मैं आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगी, तो इस टॉपिक पे 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एंड इन मतलब पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर ये जो चार इफेक्ट्स है ना, इन पे क्वेश्चन तो आता ही आता है, अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, बट क्वेश्चन जरूर आता है इन क्वेश्चन, इन चार इफेक्ट्स पे, इन चारों में से किसी भी इफेक्ट पे पूछा जा सकता है, या इस टाइप का मैचिंग के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें जरा इन चार इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सितंबर 2024 में। चलिए करते हैं, ये कुछ इफेक्ट्स हैं, चार इफेक्ट्स हैं, एंड इनका डिस्क्रिप्शन है, आपको मैच कराना है। पहला है वेबलेन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि होते क्या है। देखिए सबसे पहला है वेबलेन इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट क्या होता है, वेबलेन इफेक्ट का पहले मैं दूसरा नाम बताती हूँ, देती हूँ। वेबलेन इफेक्ट को ना ये भी कहा जाता है कॉन्शियस कंजप्शन भी कहा जाता है वेबलेन इफेक्ट को। वेबलेन इफेक्ट वर्क्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि जैसे जैसे प्राइस घटती है, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, जैसे जैसे प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड। वेबलेन इफेक्ट इज जस्ट अपोजिट द लॉ ऑफ डिमांड। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी। वेबलेन इफेक्ट क्या कहता है, वेबलेन इफेक्ट कहता है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगा। ठीक है, ये वेबलेन इफेक्ट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कंज्यूमर्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो केवल जो प्रोडक्ट है भले ही उसका यूज नहीं है, लेकिन अपना केवल स्टेटस और वेल्थ को शो ऑफ करने के लिए वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ये क्या है, ये वेबलेन इफेक्ट है। हाँ वो प्रोडक्ट महंगा है, उसकी प्राइस बढ़ रही है, इसीलिए उसकी डिमांड बढ़ रही है, केवल इसलिए उसे खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज वेबलेन इफेक्ट, एंड वेबलेन इफेक्ट का दूसरा नाम होता है कंस्पिकुअस कंजप्शन। ठीक, तो ये तो डायरेक्टली मैच हो रहा है इससे, ये जाएगा 1 पे। ठीक है, अगला स्नॉब इफेक्ट। अगला क्या है, स्नॉब इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट क्या होता है कि अगर सब लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो हम नहीं यूज करेंगे, हम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट यूज करते हैं, सब अगर उस भेड़ चाल में चल रहे हैं, सब लोग वही प्रोडक्ट यूज करते हैं तो मैं नहीं यूज करूंगी। ठीक है, दिस इज स्नॉब इफेक्ट। कुछ कंज्यूमर होते हैं ऐसे, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, स्नॉब इफेक्ट क्या होता है, डिमांड फॉर अ गुड डिक्रीज एज मोर पीपल कंज्यूम इट। ठीक है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड इसलिए घट जाती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं, सब लोग वही यूज कर रहे हैं तो हम नहीं यूज करेंगे, एक्सक्लूसिव हमें रहना है, अलग तरीके मतलब अलग प्रोडक्ट यूज करना है, तो दिस इज कॉल्ड स्नॉब इफेक्ट। ठीक है, तो स्नॉब इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, निगेटिव नेटवर्क एक्सटर्निटी। निगेटिव नेटवर्क एक्सटर्निटी का मतलब क्या है कि बाहर जैसे एक्सटर्नल, बाहर जैसे लोग यूज कर रहे हैं हम उसका जस्ट निगेटिव जस्ट अपोजिट यूज करेंगे। बाहर लोग उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो हम वो नहीं यूज करेंगे। ठीक है, हम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ये होता है स्नॉब इफेक्ट, यहाँ मैच करेगा। अगला क्या है, बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन बैंड बाजा, भेड़ चाल में चलना, जो सब यूज कर रहे हैं वही हम भी यूज करेंगे। ठीक है, अपनी बुद्धि विवेक का यूज नहीं करेंगे, जो सब कर रहे हैं हम वही करेंगे, जो सब यूज कर रहे हैं हम वही यूज करेंगे, दैट इज बैंड वैगन इफेक्ट। तो ये क्या है, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटी, यानी जैसे एक्सटर्नल जैसे बाहर के लोग यूज कर रहे हैं एकदम सेम हम भी वैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इससे मैच होगा। अगला क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो तो कंज्यूमर क्या करता है, समझदार कंज्यूमर, प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ रही है तो समझदार कंज्यूमर उसका जो चीपर ऑल्टरनेटिव है, जो चीपर सब्स्टिट्यूट है, उस पर स्विच कर जाता है। ठीक है, तो वही होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यही बच रहा है, अब सेकंड पॉइंट ही बच रहा है, बाकी तो सब मैच हो चुके हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, रिडक्शन इन रिलेटिव प्राइस ऑफ कॉमोडिटी। ठीक,
तो इस तरीके से मैच होगा। अब जरा देख लेते हैं कहाँ जा रहा है। A1 पे, A1 पे कहाँ पा तो ये अगला क्या है, स्नॉब इफेक्ट किस पे जा रहा है, B3 पे। तो B3 पे यहाँ पे, C किस पे है, 4 पे, तो C4 पे यहाँ पे है, और D सेकंड पे, तो D सेकंड पे यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। और फिर से बोलूंगी कि ये जो 4 इफेक्ट है ये आपको पता होने चाहिए, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, सितंबर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट है, पुराने बच्चे तो जानते हैं, बट जो काफी मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं वो नहीं जानते हैं कि ये सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड हैं। देखिए डिटेल में मैंने सारे, ये देखिए बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, क्लास 11 की इकोनॉमिक्स, सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, वैसे तो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, बट इकोनॉमिक्स का क्योंकि हम एमसीक्यू आज कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट चैनल पे अपलोडेड हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, आपके लिए है। ठीक है, एंड इसकी हेल्प से पढ़िएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह चाहिए तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड अगर सिलेबस को लेके कोई डाउट हो तो आप मेरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ कॉमर्स का सिलेबस यूजीसी नेट का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है ना प्रोडक्शन, वहां से है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने। तो देखिए अगला क्वेश्चन जनवरी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये देखिए क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नहीं पता है ये कॉन्सेप्ट तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन देखिए कितना छोटा सा लिखा हुआ है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है कि टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम व्हेन, टोटल प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम कब होता है, जब एवरेज प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होता है, या एवरेज प्रोडक्शन जीरो होता है, कब होता है। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। अब एक बात है कि प्रोडक्शन टॉपिक से है, 3 टर्म की यहां बात हो रही है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। एक तो ये है कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट क्या है ये पता होना चाहिए। इसके साथ ही आपको ये पता, ये ग्राफ जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहले तो टोटल प्रोडक्शन बता देती हूँ। टोटल प्रोडक्शन मतलब टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इनपुट लगाया जा रहा है तो टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ये देखिए ग्राफ है, इनपुट एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे आउटपुट है, प्रोडक्शन है। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है कि इनपुट आपने दिया, इनपुट दिया, ठीक है, तो आउटपुट टोटल कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन क्या हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनपुट, एवरेज प्रोडक्शन आ गया, जो एवरेज निकाला जाता है। अगला क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन, यानी वन एडिशनल इनपुट को इंटर करने से, ठीक है, एक एडिशनल इनपुट आपने डाला उससे आउटपुट टोटल में कितना चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, मार्जिन का जो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इनपुट आपने एक बढ़ाया, लेबर या कैपिटल आपने एक बढ़ाया तो आउटपुट में कितना अंतर आया, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है, एंड ये जो तीनों टर्म है ये इंटर रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो ग्राफ है ना ये आपको पता होना चाहिए। देखिए टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, मार्जिनल प्रोडक्शन का ग्राफ ये बनता है, और एवरेज प्रोडक्शन का ग्राफ ये बनता है। ठीक है, अब इसमें जो है ना, इस ग्राफ में जो फेजेस हैं उनको 3 स्टेज में डिवाइड किया है। ये है आपका स्टेज 1, ये है आपका स्टेज 2, एंड दिस इज स्टेज 3। स्टेज 1, ये स्टेज 1 है। स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में जैसे जैसे इनपुट बढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ाया जाता है आपका मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है, एंड टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। जैसे जैसे इनपुट बढ़ाया गया टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ा और मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनपुट को और बढ़ाया गया, तब क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्शन घटना शुरू होता है। ठीक है, एंड टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है बट एट डिक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे ही बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है स्टेज 3, यहां से शुरू होती है। इस स्टेज पे क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन इज जीरो। इस स्टेज पे मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होती है, एंड जब मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो होती है उस समय टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये देखिए ग्राफ से हमें दिख रहा है टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम किस पॉइंट पे है, जिस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्शन कहां पे आ गया है, जीरो पे आ गया। दिख रहा है आपको ग्राफ में, जीरो पे आ गया है।
ठीक है, तो इसमें यही तो पूछा है कि टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम कब होती है, जब मार्जिनल प्रोडक्शन 0 पे होता है, तब ये ग्राफ से यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन एक बार रीड करना चाहे तो रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मार्केट स्ट्रक्चर से है। मार्केट स्ट्रक्चर से ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम जानते हैं 4 टाइप की मार्केट होती है। कौन कौन सी? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड ओलिगोपोली मार्केट। 4 तरीके की मार्केट होती है। ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है कि मार्केट मतलब किस कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे होती है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या है, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये भी जनवरी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बताना है। ठीक है, ये जो 4 स्टेटमेंट है 4 टाइप की मार्केट से रिलेटेड है। पहला है अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज इन इक्विलिब्रियम वेयर ए आर इक्वल्स टू एम आर। ठीक है, यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म इक्विलिब्रियम पे कब रहती है, जब ए आर इक्वल्स टू एम आर होता है, यानी एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। अगला स्टेटमेंट है अ फर्म अंडर मोनोपोली इक्विलिब्रियम में कब रहती है, जब टी आर इक्वल्स टू एम आर। टी आर मतलब समझ रहे हैं ना, टोटल रेवेन्यू, एम आर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू। अगला है अ फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एसी इक्वल्स टू एमसी, जब एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट हो। ठीक है, अगला है अ फर्म अंडर ओलिगोपोली इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एमआर इक्वल्स टू एमसी, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो मैं आपको बता दूं ये जो चारों टाइप की मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, वैसे डिटेल में पिछले लेक्चर में भी डिस्कस हुआ है, क्योंकि ये मार्केट स्ट्रक्चर से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और बाकी वीडियो लेक्चर्स में तो मैंने ये टॉपिक डिटेल में पढ़ाया ही है। ठीक है, तो ये जो 4 टाइप की मार्केट है ना, इन 4 टाइप की मार्केट में जो फर्म है वो इक्विलिब्रियम में कब होती है, या उसकी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो कंडीशन है वो क्या होता है, वो होता है एम आर इक्वल्स टू एमसी। एट दिस कंडीशन फर्म इज इन इक्विलिब्रियम। चारों टाइप की मार्केट के लिए, चारों टाइप की मार्केट जो है वो कब इक्विलिब्रियम में होती है या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कब होता है, व्हेन एम आर इक्वल्स टू एमसी, या मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट होता है, तब होता है। तो बताइए ये कंडीशन कहां पे लिखी हुई है, बताइए कहां पे लिखी हुई है, यहाँ ऑप्शन डी में लिखी हुई है ना, कि फर्म ओलिगोपोली मार्केट जो फर्म है वो कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब एम आर इक्वल्स टू एमसी होता है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो एम आर इक्वल्स टू एमसी है ना, दिस इज ट्रू फॉर ऑल द 4 टाइप ऑफ मार्केट। चारों टाइप की मार्केट के लिए सही है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में फर्म जो है अचीव करती है इक्विलिब्रियम एंड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट व्हेन एम आर इक्वल्स टू एमसी। मोनोपोली में भी सेम है, एम आर इक्वल्स टू एमसी। मोनोपोलिस्टिक में भी सेम है, एम आर इक्वल्स टू एमसी। ओलिगोपोली में भी एम आर इक्वल्स टू एमसी। ठीक है, तो ये चारों टाइप की मार्केट के लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इनडिफरेंस कर्व पे है। अब एक और बात बताऊं, इनडिफरेंस कर्व पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे कुछ टॉपिक हैं इकोनॉमिक्स में जिन पे आते ही हैं, इनडिफरेंस कर्व, आइसोक्वेंट कर्व, डिमांड एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर, इन पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए इनडिफरेंस कर्व पे ये भी 2 बार आया है। अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगी, 2 बार इस पे क्वेश्चन पूछे गए। इनडिफरेंस कर्व भी मैंने डिटेल में चैनल पे पढ़ाया है। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। आपको बताना है कौन सी इंडिफरेंस कर्व की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये बताना है। 4 पॉइंट दिए हैं, दिसंबर 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी जो है वो मैं एक बार रीड कर देती हूँ चारों ऑप्शन। इंडिफरेंस कर्व हैव नेगेटिव स्लोप, इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉन्केव टू द ओरिजिन, indifference curve do not intersect nor they are tangent to one another, upper indifference curve indicate higher level of satisfaction। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, यानी आपको फॉल्स बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इंडिफरेंस कर्व होता क्या है ये पता होना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटी।
दो कॉमोडिटी का डिफरेंट कॉम्बिनेशन विच गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू कंज्यूमर। यानी दो कॉमोडिटी है, उनका डिफरेंट कॉम्बिनेशन, शायद 5 यूनिट इसकी, 3 यूनिट इसकी, या 4 यूनिट इसकी, 4 यूनिट इसकी, तो दो कॉमोडिटी का डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है उसको कहा जाता है इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, जब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहा जाता है इनडिफरेंस कर्व। एंड इसका नाम इनडिफरेंस कर्व क्यों रखा गया है? क्योंकि किसी भी दो पॉइंट पे ना कंज्यूमर इज इनडिफरेंट, मतलब कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कंज्यूमर इनडिफरेंट है, इसलिए इसको कहा जाता है इनडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर डिफरेंस नहीं कर सकता है, इसलिए कहा गया है इनडिफरेंस कर्व। ये देखिए इसका ग्राफ है, आप यहाँ पे शो करते हैं गुड बी, कोई भी गुड, दो गुड्स मैंने बताया ना, दो कॉमोडिटी, एक आपकी कॉमोडिटी बी है और एक है कॉमोडिटी ए। यहाँ पे आप ए जो गुड्स है उसकी कॉमोडिटी शो करते हैं, यहाँ पे बी की दूसरे गुड्स की कॉमोडिटी शो करते हैं। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटी। ये जो दो कॉमोडिटी हैं, ठीक है, आपने इसकी क्वांटिटी यहाँ शो की, इसकी क्वांटिटी यहाँ शो की, तो इनके जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन से जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है, फिर उनको जोड़ने वाला ये जो कर्व होता है इसको कहा जाता है इनडिफरेंस कर्व। बात समझ में आती है? और इनडिफरेंस कर्व पे अगर जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, इस पे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। कंज्यूमर इनडिफरेंट होता है किसी भी दो पॉइंट पे, इसीलिए इसको इनडिफरेंस कर्व कहा जाता है। अब मैं इसकी अगर आपको फीचर्स की बात बताऊं तो सबसे पहला फीचर है कि इनडिफरेंस कर्व हैव नेगेटिव स्लोप, यानी इसका ऐसे नेगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, अगला क्या है? इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये कॉन्वेक्स है, ओरिजिन पे ये कॉन्वेक्स होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण ये कॉन्वेक्स होता है। डिटेल में ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में है वीडियो। अगला क्या है? इनडिफरेंस कर्व जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते, ना एक दूसरे पर टेंजेंट होते हैं, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि इंडिफरेंस कर्व, जो अपर इंडिफरेंस कर्व है ना, इट शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो लोअर इंडिफरेंस कर्व है यानी इससे कम सेटिस्फैक्शन इस पे है। तो ये है, तो दीज वे द फ्यू, कह लीजिए, फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा फीचर नहीं है, एक बार देख लेते हैं कौन सा फीचर नहीं है। पहला क्या है? इट हैज नेगेटिव स्लोप, तो हाँ ये है। इनडिफरेंस कर्व अगर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, तो नहीं, इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एंड इनडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट, सही बात है, ये इंटरसेक्ट नहीं करता, ये भी सही है। अपर इनडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बताता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया विच वन इज नॉट द प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इनडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिसंबर 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 का। अगला क्वेश्चन क्या है? मैं बता रही थी ना वो जो चार इफेक्ट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। बैंड वैगन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डिफरेंट कंज्यूमर्स सीक टू बी एंड एक्सक्लूसिव बाय डिमांडिंग लेस ऑफ अ कमोडिटी एज मोर पीपल कंज्यूम इट, दिस फिनोमिनन इज नोन एज। यानी जब कोई कंज्यूमर एकदम एक्सक्लूसिव बनना चाहे, ठीक है, यानी उन प्रोडक्ट को यूज करें जो कम लोग यूज करें। अगर बाकी जनता उस प्रोडक्ट को यूज कर रही है तो हम उसको नहीं यूज करेंगे, हम ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे जो मार्केट में मतलब ज्यादा डिमांड नहीं है, हम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो इस टाइप के इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो इस टाइप के इफेक्ट को क्या कहते हैं? स्नॉब इफेक्ट कहते हैं, बताया था ना। बैंड वैगन तो यानी जैसे सारी जनता यूज कर रही है वही हम भी यूज करेंगे, बैंड वैगन, बैंड बाजा के साथ चलेंगे। स्नॉब इफेक्ट मतलब एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट यूज करेंगे, बाकी लोग जो यूज कर रहे हैं वो हम नहीं यूज करेंगे, अलग यूज करेंगे। तो ये मैंने बताया था ना, तो दिस इज स्नॉब इफेक्ट, इसको स्नॉब इफेक्ट कहते हैं। बाकी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट तो आप जानते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और ये इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये दिसंबर 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट measure the amount of capital that a firm can give up by using one additional unit of labor and still remain on the same isoquant। यानी उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं
जिसमें जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है वो फर्म कह लीजिए कम करती जा रही है। दूसरा, सपोज करिए दो इनपुट हैं, इनपुट क्या हो सकते हैं? दो। प्रोडक्शन में इनपुट दो क्या हो सकते हैं? एक होता है आपका कैपिटल, एक कैपिटल हो सकता है, या दूसरा क्या होता है? लेबर, दूसरा लेबर हो सकता है। तो इसमें पूछा गया है वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कैपिटल जो है फर्म कम करती जाती है और उसी के एवज में जो लेबर है वो बढ़ाती जाती है, जिससे क्या होता है? सेम आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट मतलब होता है इक्वल आउटपुट, आइसो मतलब होता है इक्वल, क्वेंट मतलब क्वांटिटी, इक्वल आउटपुट। यानी उस कॉन्सेप्ट को आपको बताना है जहां पे कैपिटल रिड्यूस करते जाएं एंड उसी सेम प्रोपोर्शन में लेबर को बढ़ाते जाएं, ताकि जो टोटल आउटपुट आए ना दैट विल रिमेन सेम। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को क्या डिमिनिशिंग मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं? नहीं। क्या इसे इकोनॉमिक ट्रेड ऑफ रीजन रेट कहते हैं? ये तो एकदम भी नहीं है। क्या इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो हाँ, इसको कहा जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। दो मेन इनपुट होते हैं, कैपिटल एंड लेबर। एक इनपुट को रिड्यूस किया जाए, दूसरे इनपुट को उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाए, इस तरीके से कि टोटल प्रोडक्शन पे कोई इंपैक्ट ना रहे। पहले भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था, अभी भी 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, कैपिटल हमने थोड़ा कम कर दिया है बट उसी के अगेंस्ट हमने लेबर थोड़ा बढ़ा दिया है। तो इस टाइप से अगर किया जाए ना तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है MRTS। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डिस्क्राइब करता है हाउ वन इनपुट फैक्टर, कैसे एक इनपुट कैपिटल या लेबर को कैसे एक इनपुट को सब्स्टिट्यूट किया जाता है फॉर अनदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में एक इनपुट को कैसे दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूट किया जाता है। इसको एक एक कम करो, इसको एक एक बढ़ाओ, ताकि टोटल आउटपुट क्या रहे? वो बराबर आए। देखिए लिखा है द रेट एट विच वन इनपुट कैन बी रिड्यूस, यानी उस रेट से जहां पे एक इनपुट को रिड्यूस किया जाता है फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर इनपुट, यानी दूसरा जो इनपुट है वो बढ़े। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये दिसंबर 2023 का आया वो क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट रिलेवेंट टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिलेवेंट है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के रिगार्डिंग? ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बेसिकली होता क्या है कि मतलब अगर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो लोग क्या होते हैं उसके चीपर सब्स्टिट्यूट पर, नॉर्मल कंज्यूमर क्या करेगा? उसका जो चीपर सब्स्टिट्यूट है उस पर स्विच हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि इन द रियल वर्ल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मच लार्जर देन इनकम इफेक्ट। यानी एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा, या लीजिए ज्यादा डोमिनेंट है, ज्यादा इफेक्ट है इनकम इफेक्ट से। तो चलिए देखते हैं। वैसे ये सही बात है, रियल वर्ल्ड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट है इनकम इफेक्ट के कंपेयर में। क्या इनकम इफेक्ट क्या होता है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है लोग, मतलब डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ती है। ठीक है, बट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा कह लीजिए डोमिनेंट है। पर बाकी पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। अगला है मोस्ट ऑफ द गुड्स आर नॉट रीजनेबल सब्स्टिट्यूट, यानी अधिकतर गुड्स जो है उनको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट सही है इसका, कि अधिकतर गुड्स को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बस कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सब्स्टिट्यूशन मतलब उतना बढ़िया सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वरना अधिकतर गुड्स का सब्स्टिट्यूशन है, तो रिप्लेस किया जा सकता है। तो ये तो एकदम नहीं सही है। In reality, the income effect represent its predominance over the substitution effect। तो नहीं, इनकम इफेक्ट प्रीडोमिनेंट नहीं है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रीडोमिनेंट है, तो ये भी गलत है। अगला क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजिली, तो ये भी गलत है। दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है? तो यानी सही तो केवल ऑप्शन ए है कि रियल वर्ल्ड में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज मोर प्रीडोमिनेंट, वो ज्यादा ज्यादा इफेक्ट है उसका। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन इसकी ये पढ़ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था ना इंडिफरेंस कर्व पे एक और आया है क्वेश्चन जनवरी 2025 में। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंडिफरेंस कर्व हुआ, आइसोक्वेंट हुआ, जनवरी 2025 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है इंडिफरेंस कर्व की? पहला क्या है? इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू अ राइट, हाँ ये तो प्रॉपर्टी है। इंडिफरेंस कर्व ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो हाँ सही बात है, कॉन्वेक्स होता है, ऐसा होता है ना, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है।
इनडिफरेंस कर्व इधर इंटरसेक्ट और द टेंजेंट टू वन अनदर, तो गलत। इनडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते और एक दूसरे पे टेंजेंट नहीं होते, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। अगला क्या है, अपर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, तो हाँ सही बात है, ये जो अपर इंडिफरेंस कर्व है ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो करता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था ना, ये जो इन डिफरेंस कर्व पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए एक और क्वेश्चन मिल गया, साल में आया हुआ है, अच्छा इसका ईयर लिखना मैं भूल गई। ठीक है, ये देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है पिछले कुछ सालों में, इसमें मैच कराना है आपको। इधर है कॉन्सेप्ट, इधर है एक्सप्लेनेशन। हायर इन डिफरेंस कर्व, तो देखिए हायर इन डिफरेंस कर्व, हायर सेटिस्फैक्शन, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेम सेटिस्फैक्शन ऑन द कर्व, कांस्टेंट प्राइस रेशियो। तो हायर इन डिफरेंस कर्व शोज हायर सेटिस्फैक्शन, जो इनडिफरेंस कर्व है वो अगर हायर है तो यानी हायर सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो ए तो जा रहा है 1 पे मैच हो रहा है, तो यानी ये। अगला क्या है, कन्वर्स इनडिफरेंस कर्व, यानी जो इनडिफरेंस कर्व है वो ऐसा कुछ कॉन्वेक्स होता है टू द ओरिजिन, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण होता है, तो ऑप्शन बी तो सेकंड पे मैच हो रहा है ये, और कहीं हो रहा है ये। ठीक है, अगला क्या है, प्राइस लाइन, प्राइस लाइन भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। प्राइस लाइन क्या शो करता है, कांस्टेंट प्राइस रेशियो, तो सी जो है 4 से मैच हो रहा है, सी 4 से यहाँ पे और यहाँ पे मैच हो रहा है। अगला क्या है, इनडिफरेंस कर्व, तो इनडिफरेंस कर्व देखिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इनडिफरेंस कर्व क्या है, सेम सेटिस्फैक्शन ऑन द कर्व, वही बता था ना। इनडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटी जो क्या दे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है, तो वही है सेम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कर्व, तो डी मैच होगा थर्ड से, तो डी यहाँ पे आया। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये मैच हो रहा है पूरा। ठीक है, समझ में आ गया, ये एक बार एक्सप्लेनेशन है, इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन आज हमने डिस्कस कर लिए। चलिए, तो फिर यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो अब प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है, तो जरूर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का लेक्चर वीडियो कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।